जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए वापस धमकियां दो उनको, जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये खौफ के बुत को तोड़ दो। है तो सबूत ले आओ सामने। ये XYZ क्या होता है, ABC पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर-थर कांपती हैं। आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए। हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, हमने फेस किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। एक तरफ बौछार हो रही है और अच्छी खासी लफ्ज़ों की बौछार हो रही है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। एक तरफ इमरान खान साहब कभी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई और मिस्टर जी की बातें करते हैं, दूसरी तरफ ही फवाद चौधरी साहब आते हैं और फरमाते हैं कि हम लोग किसी भी तरीके से फ़ौज के साथ बुरे ताल्लुकात नहीं चाहते, हम ताल्लुकात के अंदर अफ़ाम तफ़हीम चाहते हैं, मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन मामलात बेहतरी की तरफ उठना स्टार्ट नहीं करते, कदम बढ़ना स्टार्ट नहीं करते कि वहीं से 2 कदम पीछे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मामला ऐसा लगता है कि जैसे नवंबर तक तो यूं ही रहेगा, इसलिए क्योंकि सितंबर के सितमगर बनने की खबर तो पहले ही शेख रशीद साहब पिछले हफ्ते मेरे शो में ही दे चुके हैं कि सितंबर के अंदर कुछ गड़बड़ होने वाली है। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि मैं कॉल देने वाला हूं। राना सनाउल्लाह साहब ने बहरहाल कह दिया है कि अगर आप किसी भी तरीके से तसादुम के रास्ते पर गामजन हुए तो फिर हम भी यहाँ तैयार हैं। वो 6 दिन के बाद बहुत हफ्ते बहुत महीने गुजर गए लेकिन इमरान खान साहब वापस नहीं आए। ये बार बार का ताना मिलता है इमरान खान साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की तरफ से। एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो अभी UN के जो है वो सेक्रेटरी जनरल का खिताब भी हुआ, उसके अंदर ओपनिंग सेरेमनी भी हुई, उसके अंदर भी ऑब्वियसली मौजूद हैं। बहुत सारी वहाँ भी ताल्लुकात और मामलात और मुलाकातें चल रही हैं। उन मुलाकातों के अंदर कुछ डिसीजंस भी होने, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के अंदर डिसीजन की बड़े वाज़े तौर पर बात की गई है कि आर्मी चीफ, नेक्स्ट आर्मी चीफ की तकर्रुरी के बारे में उनसे डिस्कस किया जाएगा। आपको याद होगा मरीम नवाज साहिबा ने भी एक तंजिया तौर पर कहा था कि इमरान खान साहब ये चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत से दूर हो जाए और पाकिस्तान की सियासत के बड़े बड़े डिसीजंस वो ले रहे हैं। तो अब तो गड़बड़ होगी। लेकिन क्या वो सवाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज उठा रही है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब किसी भी तरीके से ये बात नवाज शरीफ साहब से डिस्कस नहीं कर सकते, क्या वो बात दुरुस्त है या नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ मुल्क जा किस तरफ रहा है। एक तरफ हम बात करते थे कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, मामलात को बेहतर करने के लिए सारी सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए। मैं खुद अपने शो के अंदर इस बात की वकालत करती रही कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के हवाले से कोई सद्देबाब, कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रहा। अब इंतखाबात ही लगता है एक हल होंगे, लेकिन इंतखाबात अगले साल से पहले नजर नहीं आ रहे। ऐसे में ये अगले 3-4 महीने भी इसी तरह डावाडोल चलेंगे, इसी तरीके से कश्ती डोलती रहेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी और सियासत की भी, या मामलात फिर भी बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। एक तरफ ये डिस्कस करेंगे, आखिरी सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पुरानी दोस्ती भी है, पुरानी दुश्मनी भी है। ये ऊंच नीच तो चलती रहती है, लेकिन अब इस ऊंच नीच के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पिछले हफ्ते भी बड़े बड़े रहनुमा जाकर किसी तरीके से दोस्ती कराने की कोशिश करते रहे। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत ऐसे वज़रा जो कि अभी की काबीना में बैठे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि मामलात अभी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन क्या जाएंगे, एक लंबी हिस्ट्री है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, पहले 2 सेगमेंट्स में हम डिस्कशन करेंगे और एंड के सेगमेंट के अंदर भी तकरीबन यही मेहमानान मौजूद होंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब। राना एहसान अफजल साहब जो है वो मरहूम राना अफजल साहब के साहबजादे हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, कोऑर्डिनेटर हैं PM के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। राना एहसान साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। इसके साथ साथ PTI के रहनुमा अमजद अली नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नियाज साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लास्ट सेगमेंट में हमारे साथ MQM के रहनुमा अबू बकर साहब भी मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जनरल साहब, आपकी तरफ ही ज़रा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन आपकी तरफ ही लेकर आना पड़ेगा। ये वो तो सुना था कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है ये बहाना। इमरान खान साहब ने ये बहाना ढूंढ लिया। बार बार वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट
की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, धमकी दे तो कॉल करो, अगर कोई कॉल दे तो डट जाओ, खड़े हो जाओ। लेकिन फिर वो फवाद चौधरी साहब कभी कहते हैं, कभी इमरान खान साहब कहते हैं फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए, दो पहलू का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो ये कि किसी भी इस तरह की टसल में हॉट एंड कोल्ड कंटिन्यूस चल रहा होता है। कभी आप एक हॉट स्टेटमेंट देते हैं, फिर आप कोल्ड स्टेटमेंट देते हैं। और दूसरा, आज मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोटेशन पढ़ी सोशल मीडिया पे, लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस जर्नी बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम परसीव डिफरेंट कर रहे होते हैं, ऑन ग्राउंड चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ये आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं जनरल साहब? ये कुछ गड़बड़ हो जाएगी, यानी मामलात असल में अच्छे जा रहे हैं? नहीं, देखें, मामलात मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं मोस्टली दे आर बेस्ड ऑन परसेप्शन। अच्छा, रियलिटी में नॉट बी। क्या रियलिटी है? जरा रोशनी डालें ना। रोशनी में ये देखें ना, जो बातचीत की गई है कि जी हमें कॉल्स आती हैं और थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं और इस तरह की चीज़ें, तो दैट मे नॉट बी इन एक्चुअल फैक्ट मे नॉट बी अ रियलिटी, दैट मे जस्ट बी अ परसेप्शन। अच्छा, अब मेरे जहन में एक कंस्पिरेसी थियरी आ रही है जो कि बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे थे। आपने परसेप्शन और रियलिटी की बात कर दी है, तो एक कंस्पिरेसी थियरी है कि असल में इमरान खान साहब को वो जो पहाड़ का तौदा जिसके बारे में बात कर रहे थे इमरान खान साहब की, एवलांच आ रहा था, मैं खड़ा था, मुझे तो बचा लिया और उसके नीचे जो है वो अभी की हुकूमत आ गई है, उनको बचाने का कोई तरीकाकार तो नहीं ढूंढा गया था? ये भी एक कंस्पिरेसी थियरी है। अब इसकी भी परसेप्शन और रियलिटी का जरा डायसेक्शन कर लें। देखिए, मैं तो आई डोंट बाय कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। अच्छा। बिकॉज ऐसी अजीब बातें होती हैं जिनका कोई लॉजिकल मतलब आपको नहीं, रीजनिंग नहीं मिलती। हाँ। तो मेरे नज़दीक तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एक नॉर्मल प्रोसेस एक चल रहा है। जो भी डिसीजंस हुए थे उसमें मतलब है जो इमरान खान साहब जो है वो ही इज़ गेनिंग लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी और उनको अच्छा रिस्पांस आ रहा है पब्लिक की तरफ से। तो उस पर बेस करते हुए एक पॉलिटिकल तरीका है, इलेक्शंस होने चाहिए। वो अभी इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड कि वो अर्ली इलेक्शंस होते हैं या जो एक्चुअल गिवन टाइम है उस पे होते हैं। ठीक, इलेक्शन होने चाहिए, जो कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन हों, जो कोई जीता है वो अपनी जो आवाम की रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में करे। ठीक है। अच्छा, राना एहसान अफजल साहब, ये कल मेरे प्रोग्राम में कादिर मंदोखेल साहब कह रहे थे कि इनको खुश करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कोई 2-3 दिन पहले कर देंगे इंतखाबात, लेकिन ज़्यादा पहले इंतखाबात हो नहीं सकते। अभी लंदन से भी खबरें आ रही हैं कि जी नहीं, कोई इंतखाबात जल्दी नहीं होने वाले, टाइम पे इंतखाबात होंगे, डील विद इट, दैट्स द एंड ऑफ इट। क्या यही बात है, या फिर वो जो खुर्रम दस्तगीर साहब की बार बार बात कोट कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब के, जी वो तो कह रहे हैं कि हम तो आना ही नहीं चाहते थे, हमें तो फंसा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इलेक्शंस होते हैं मुल्क के अंदर वो आइन के मुताबिक होते हैं। आइन में जो पार्लियामेंट का टेन्योर है वो स्टिपुलेटेड है और वो अगस्त 2023 तक है और उसके बाद केयर टेकर हुकूमत आएगी और फिर इलेक्शन होंगे। क्या वजह है कि इमरान खान की डिमांड को तस्लीम कर लिया जाए? क्या उनको लगता है वो बड़े पॉपुलर हो गए हैं? और क्या ये तखमीना करेगा कि इलेक्शन कब होने हैं कि किसी को लगना शुरू हो जाए कि वो बड़ा पॉपुलर है तो तब उसके कहने के मुताबिक इलेक्शन हो जाए? या उनको क्या किस चीज की जल्दी है? 11 महीने तो रह गए, 11 महीने बाद वैसे ही जो है वो इलेक्शन की जो हुकूमत का टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा। राना तो साहब, क्या वजह है? राना साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन यही सवाल जो है खान साहब भी आपसे पूछ रहे थे कि क्या जल्दी थी? 1.5 साल तो रह गया था, अगर वो अपनी कब्र खोद रहे थे तो खोदने देते आप लोग। देखिए, मुल्क जो है एक इकोनॉमिक मेस में था, ये इनसे मैनेज नहीं हो रहा था। इन्होंने IMF की डील को 1-1.25 साल डिले किया, ताखीर किया और ये नहीं मैनेज कर पा रहे थे। और अगर इसी तरह चलता रहता तो मुल्क दिवालियापन की तरफ जो है वो जा चुका था या हो जाता। तो हम लोगों ने आके रेस्क्यू किया इस मुल्क की मईशत को दिवालियेपन से। एक मिनट, राना साहब, बिल्कुल, राना साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के, मुझे ये बताइएगा अभी कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं जो हमें नजर नहीं आ रही हैं? नहीं, देखिए, दूध और शहर की जो है वो नहरें नहीं बिल्कुल बह रही, क्योंकि दुनिया में रिसेशन है। दुनिया के अंदर एक एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है, एनर्जी कॉस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुकी हैं। तो इन हालात में जो आज के हालात हैं, हम समझते हैं कि हमने जो IMF का जो मुआहदा जो 4 महीने के अंदर किया, हमने जो उस मुआहदे को करने के लिए जो हमें जो करना पड़ा पिछले शराइत के मुताबिक, जो प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ी, हमें वो सब कुछ करने के साथ हमने इस मुल्क को एक डिफॉल्ट से बचाया। अगर ना करते तो हालात बहुत खराब हो जाते। और क्यों ये सब कुछ करना पड़ा इतने शॉर्ट पीरियड में? क्योंकि मिसमैनेज हुई इकोनॉमी। अगर यही चीजें साथ साथ होती रहती तो आज शायद इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर इतने ड्रास्टिक स्टेप्स हमें ना लेने पड़ते। लेकिन वो हमने लेके इस मुल्क को एक माशी
दलदल से निकाला और अब महंगाई का चैलेंज जरूर है जो कि दुनिया में है, तो हम उसको भी डील कर रहे हैं। बिल्कुल दूध और शहद की नहरें जो है, क्या इमरान खान खुद अगर आ जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो उनके पास कौन सा हल है कि वो महंगे कोयले से सस्ती बिजली बना लेंगे? ये बात कि तो वो बड़ी महंगे फर्नेस ऑयल से सस्ती बिजली बना लेंगे? ये बात तो राणा नहीं है साहब ना। बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही जरा मुझे अमजद न्याजी साहब की तरफ लेकर जाने दें। अमजद अली न्याजी साहब, आप लोगों ने कौन सा तीर मार लेना है आकर, जो अवाम को समझ नहीं आ रही है कि कोई भी आ जाए, हालात तो मुश्किल हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस हों, कमोडिटी प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस, हमारा इंपोर्ट बिल, हमारा सर्कुलर डेट, एवरीथिंग इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आप लोग आ गए और 11 महीने आपने वेट ना किया, जो जिस तरह अभी राणा साहब फरमा रहे थे कि 11 महीने तो रह गए, अब इंतजार फरमाइए वाला काम कर लें थोड़ा सा। आप लोगों ने क्या कर लेना है आके? अनिका, सबसे पहले समझने की ये चीज है कि जब हम रिजीम चेंज हुई थी उससे पहले आप खुद देखें कि जो आपकी मईशत के इंडिकेटर्स थे वो आपकी इंटरनेशनल जितने भी इकोनॉमिस्ट जो इदारे थे, जो इकोनॉमी को नापने वाले इदारे थे, जैसे ब्लूमबर्ग था, इकोनॉमिस्ट था, मूडीज था, फिंच था, तो उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग पॉजिटिव में रखी थी। करप्शन में भी काफी तरक्की कर रहे थे, आपको याद है ना, जिसको शहबाज गिल साहब ने कहा था ये तो 2017 के हैं, लेकिन असल में डाटा जो था वो 2018-19 का था। मेरी बात मुकम्मल होने दे। फिर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप देख लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, मतलब कौन सी इंडस्ट्री थी जो आपको, इवन रियल एस्टेट का बिजनेस था वो टॉप पे जा रहा था, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, पाकिस्तान से जो ओवरसीज पाकिस्तानी से वो एक रिकॉर्ड पैसा भेज रहे थे। आज आपके पास देखें डॉलर भी कितना ऊपर जा रहे हैं और रुपये कितना डिक्रीज हो रहा है। यही इंटरनेशनल प्राइसेस थी जो बहुत ऊपर जा रही थी, पेट्रोलियम मसनूआत थी। अच्छा, हमने उसको कम की, बिजली जो थे उसको भी कम किया। अच्छा, शायद खुर्दनोश की जो हम कह रहे थे कि इसका बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त के हालात में बहुत फर्क था, लेकिन फिर भी हम कह रहे थे कि ये मुश्किल वक्त अमजद अली न्याजी साहब, मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, जब आप हलकों में जाते थे तो लोग आपको पूछते नहीं थे कि ये महंगाई का क्या किया आपने? 60 रुपए आपने बढ़ा दिया, डॉलर 60 रुपए इन्होंने बढ़ा दिया, हिसाब बराबर। आज भी तो हम हलकों में जा रहे हैं ना। आज इमरान खान की पॉलिसीज को, मतलब किसान थे, किसानों ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। मैं कह रहा हूं कि मैं अपने दिल पे हाथ रख के, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूं, मैं खान साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं एज ए पाकिस्तानी भी आपको कह रहा हूं कि हमने इकोनॉमी को मतलब जब हमें मिली थी 2018 में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको स्टेबल से रिकवरी में डाला और हम आप जो ब्लेंडर करने जा रहे हैं इससे आप इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करेंगे और फिर इनसे वो संभलनी नहीं है जो आज भी ये संभाल भी नहीं पा रहे। देखिए, पहला जो हनीमून पीरियड था इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, वो तो इन्होंने आपने हनीमून पीरियड को हनीमून पीरियड ही बना दिया था। वैसे न्याजी साहब मेरी बात सुन लेना, इन्होंने तो अपनी काबीना ही नहीं बना सके ना। ये क्या करते, चलें ये क्या करते जरा उनसे पूछते हैं। न्याजी साहब मुझे जरा ब्रेक की तरफ जाने देना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उसके बाद मैंने आपसे भी एक सवाल करना है, मरियम नवाज साहिबा का सवाल है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ एक ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किसने कितनी दूध और शहद की नहरें बहाई हैं। पाकिस्तान के अवाम फिलहाल जो है वो सैलाब की नहरों के अंदर डूबे हुए हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सिंध के अंदर अभी भी कोई पानी नहीं निकाला गया। नक्कासी आब का तो कोई निज़ाम वैसे ही हम लोगों ने कराची तक में दरहम भरम देखा है, लेकिन ये जो सैलाब का पानी है इसकी वजह से वबाई अमराज भी बेशुमार हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वहाँ के लोगों से जब पूछा जाता है, बात की जाती है, तो वो कहते हैं कि बहुत सारे बेशतर जगहों पर जो इमदाद है वो भी वाफिर मकदार में नहीं पहुँच रही है और जो MNAs MPAs हैं उधर के सिंध के वो भी उधर नहीं पहुँच रहे। ऐसी सिचुएशन में जैन साहब किसी भी जमात के अंदर से, स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN, जिनके वो इत्तेहादी हैं वफाक के अंदर, जिनको पता नहीं वो लोहे के चने चबाने की बात होती थी, कई इत्तेहादी आपस में लोहे के चने ना चबवा रहे हो,
इन सारी सिचुएशंस में गेन तो फिर इमरान खान साहब को हो रहा है ना। एब्सोल्युटली ट्रू। देखें, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये जो सैलाब आए हैं और जो वेदर पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। मैं अपनी एक सोच यहाँ पे उसका मैं इज़हार करना चाहूँगा कि जब मैंने वॉर एंड टेरर को पढ़ा तो जाहिद हुसैन साहब की एक बुक है फ्रंट लाइन स्टेट पाकिस्तान, उसमें मुझे पढ़ के एहसास हुआ कि कुर्बानियाँ हमने दी और जो पीस थी वो इंश्योर की गई वेस्ट के लिए। अभी भी ये जो सैलाब आए हैं इसमें भी अनफॉर्चुनेटली को ऐसा हुआ है कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन कार्बन एमिशन में है वो मिनिमम है इन द वर्ल्ड और हमने सबसे ज़्यादा सफ़र किया। ये पार्ट हो गया, लेकिन ये कि जो कुदरती आफात हैं जब हम सही तरीके से तैयार नहीं होते और हमारे हालात ठीक नहीं होते तो उनके जो नुकसानात हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर यही इसी तरह का सैलाब जो है वो किसी डेवलप कंट्री में आए तो शायद इस तरह के नुकसानात ना हों जैसे कि हमारे यहाँ हुए हैं। जो रिस्पॉन्स की बात है उस पर मैं कहना चाहूँगा कि मतलब हिस्टोरिकली इसी तरह रहा है कि हम हमारे जो टॉप एचलॉन्स हैं उन्हें कुछ एहसास ही नहीं होता कि नीचे इस बार ज्यादा बेहिसी नहीं हो गई जनरल साहब? बहुत बेहिसी। देखें, वहाँ जलसे हो रहे हैं, उधर गिरफ्तारियां हो रही सारे केसेस विजिट्स हो रही हैं, नॉर्मल बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैं ब्रिगेडियर था और एनडीयू में सर्व कर रहा था तो हम लोग गवर्नर हाउस के लाहौर पेशावर में और हमारे साथ फॉरेन ऑफिसर्स भी थे। इसी तरीके से सैलाब आए हुए थे, अर्थक्वेक आया हुआ था उस वक्त 2005 में। जिस तरह के वहाँ पे लविश खाने, जिस तरीके के वहाँ पे वो जो इमदाद देने आता है वो भी कहता है पता नहीं इनको इमदाद देनी है या इनसे इमदाद लेनी है, वो भी शर्मिंदा होता है। आज मैं देख रहा था कि एंजेलिना जोली इज अगेन इन पाकिस्तान, बट 2010 में जब वो आई थी तो उनका यही वेरी फेमस थिंग कि उन्होंने कहा था कि ये तो लगता ही नहीं है कि ये मुल्क जो है ये आफत ज़दा है, यहाँ पे आफत है। तो अब इसमें मेरा ख्याल है कि बेसिक इशू एहसास का है कि अगर हमें एहसास हो कि हमने अपनी चीज़ों को ठीक करना है और मुश्किल वक्त में हमने अपने लोगों के साथ खड़ा होना है। मोस्टली मैं देखता हूँ कि फ़ोटो सेशंस होते हैं, जाते हैं जाके फ़ोटो सेशंस करवाए और उसके बाद उनका कोई पुरसाने हाल वाला नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली जैसे आपने शुरू में कहा है कि इमरान खान की जो परफॉर्मेंस रही है, टेलीथॉन्स में पैसा इकट्ठा, पॉपुलैरिटी बढ़ गई। ये पॉलिटिकल अपलिफ्ट के लिए अपने इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर जेन्युइनली पॉपुलैरिटी बढ़ी? मेरी असेसमेंट में जेन्युइन पॉपुलैरिटी, और मेरी असेसमेंट में मतलब इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसने हर मौके पे एहसास का डिस्प्ले किया है। अच्छा। कि मैं लोगों के साथ। सुन ले राना साहब, यू आर स्टक बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। देखिए, हमें तो इमरान खान साहब कहीं भी जो है वो सैलाब के दौरान नजर नहीं आए और उनको बड़ी देर बाद ख्याल आया कि सैलाब भी हैं। आपको जलसों में नहीं नजर आए राना साहब? बिल्कुल, जलसों में मुझे वो नजर आए, सियासत करते हुए नजर आए, रिलीजियस टच या मजहबी टच देते हुए नजर आए, तकसीम की बातें करते हुए नजर आए, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट पे नहीं नजर आए जो कि आना चाहिए था। और यहाँ मैं सही कहूंगा कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि 40 गाड़ियां खरीदी जा रही हैं पंजाब कैबिनेट की तरफ से उस वक्त जब जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो पैसे पूरे नहीं हो रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है अब तक 70 अरब रुपए BISP के जरिए जो है वो डिलीवर कर चुकी है सैलाब ज़दगान को। उसके साथ साथ बिजली के बिलों को भी माफ किया गया है और जितने हमारे वसाइल हैं उन वसाइल के अंदर रहते हुए मैं समझता हूं कि कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन द डेविस्टेशन, आप जो सिंध की बात कर रही थी, सिंध के अंदर जो बारिश है वो 11 गुना ज्यादा हुई है। तो सबसे ज्यादा जो डेविस्टेशन है, जो फिगर्स भी आ रहे हैं, जो डेटा भी कलेक्ट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा घर जो है वो राना साहब, मुझे सैलाब की डेविस्टेशन से ज्यादा मॉरल करप्शन के ऊपर ज्यादा अफसोस होता है। वहाँ पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा, एंड दिस वाज ऑल ओवर द न्यूज़, पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के वेयर हाउस से मुख्तलिफ अशिया जो कि डोनेट की गई थी वो निकल रही थी। राना साहब, आपके इत्तेहादी आपको सैलाब के पानी में ना ले डूबे? नहीं, दैट इज कंडेमेबल। अगर किसी इंडिविजुअल का इस तरह का रवैया है तो उसको कंडेम भी करना चाहिए, उसको पब्लिकली जो है पिन पॉइंट भी करना चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ओवरऑल ऐसा सिनारियो नहीं है। ओवरऑल कलेक्टिवली NDMA जो है वो चारों सूबों के सेक्रेटरीज के साथ मिलकर काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन भी है। लेकिन जहां हमें पॉलिटिकल फ्रंट पे एक यूनाइटेड फेस या यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखाया गया। ये और बात उसकी जो वजह है वो आप सबके सामने। कौन है? इमरान खान साहब है वजह? जी बिल्कुल। आप लोगों ने हाथ मिलाने की कोशिश की है खान साहब से?
देखिए, मैं समझता हूं कि जो उन्होंने उस जमात ने जो IMF को लेटर लिखा KPK की हुकूमत ने, वो एक बैकस्टैप था पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। इसी तरह जब उनकी MNA ने कहा कि PM रिलीफ को फंड ना दिए जाए, तो वो भी एक बिलो द बेल्ट और एक बहुत ही, मैं लफ्ज सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक गैर अखलाकी बात थी। और इसी तरह ओवरऑल जिस तरीके से वो तस्वीर जो UK एड की थी, जो 2014 की इंडिया की तस्वीर थी, उसको UN के जनरल सेक्रेटरी के साथ टैग करके जो इनके PTI के ट्रोल्स ने और इनके पार्लियामेंटेरियंस ने टैग किया, वो भी ये शो करता है ये कि वो टू वे प्रोसेस नहीं है राना साहब। आप लोगों ने उनका टेलीथॉन नहीं चलने दिया, अमाउंट तो वो लोग भी जो है सैलाब जदगान के लिए कर रहे थे। उसके बाद क्या पाकिस्तान की अभी की हुकूमत ने, आपकी हुकूमत ने, जो ये इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा बरहम भी होती थी कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते हुए ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे, आप लोगों ने हाथ आगे बढ़ाया दोस्ती का? देखिए, डेफिनेटली बढ़ाया। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इनके टेलीथॉन को किसी ने नहीं रोका, और ये गलत है कहना कि हमने रुकावट बने, बिल्कुल रुकावट नहीं बने। दूसरा, जो आप कह रहे हैं, हमने तो मिसाके मईशत के ऊपर इनको कहा कि आप आए बात करें, लेकिन जब आप एक इस तरह की बात करेंगे कि हम जिहाद कर रहे हैं, हम जिस तरह की ये अलकाब ऑपोजिशन को जो है वो बकते हैं और उनके साथ बैठना नहीं चाहते, ये तो टोटली इनकी की हुई है कि और ये आज का अमल नहीं है। ये अमल तब भी था जब ये हुकूमत में थे और ये ऑपोजिशन के साथ नहीं चल सकते थे। आज हम हुकूमत में हैं तो हम कहते हैं कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें, तो ये आज ऑपोजिशन में होते हुए हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। अच्छा, अमजद अली नियाजी साहब, मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है और वो जरा मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी। वो कहती है इमरान खान अमरीकी साजिश से आर्मी चीफ के मामले पर आ गए हैं। आप लोगों के जो जितने भी वो जलसे वगैरह चल रहे हैं उसके अंदर भी तकर्रुरी की बात ज्यादा होने लग गई है अनफॉर्चुनेटली। ये क्या हो रहा है? वैसे राना साहब अब देख लें, या आपकी तरफ भी लाइट चली गई है? ये सारी अवाम भी यही बर्दाश्त कर रही है। नीका जी, मरियम सफदर जो है वो कहते हैं कि ज्ञानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा, आपको पता है क्या है, मैं एक समझ नहीं आती कि वो इदारों में जो उनकी तनकीद है ना, वो डिफरेंट के साथ है। वो इदारों को मतलब जेरे बहस लाना चाहती है, और उनकी जो हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो आज हम कहते हैं कि हमारे दिलों के करीब है, हम वाकई हमारे दिलों के करीब है, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको सलामत रखे। इसको वो पता नहीं क्यों ऐसे गैर, मैं समझता इतना मुतनाज़ा करना चाहते हैं इस तकर्री को भी। हाय नियाजी साहब, इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। खान साहब तो कुछ किसी भी तरीके से किसी को मुतनाज़ा ही नहीं कर रहे हैं ना। हमारी क्या मजाल कि हम कर सकते हैं? वेरी नाइस, ठीक। मतलब हम तो कह रहे हैं कि इसको गैर मुतनाज़ा रखा जाए। मुतनाज़ा तो ये कर रहे हैं। अच्छा। अब खुरम दस्तगीर के बयानात को उठा के देखें, वो एक ऐसे शख्स के बारे में कह रहे हैं कि वो डिसाइड करेगा जो पाकिस्तान की अदालतों से सजा। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। मेरी बात सुने। अच्छा, उसने क्या कहा? फिर ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा? अच्छा, जावेद लतीफ ने क्या कहा? अच्छा, मतलब मेरी बात खुद मरियम ने आज जो आप मुझे सवाल कह रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो एक चीज डिस्कस में नहीं आ रही तो उसको डिस्कशन में वो क्यों डाल रही हैं? अच्छा, वो चकवाल की स्पीच में कुछ डिस्कशन में नहीं आया था नियाज़ी साहब? नहीं, हमने कोई ऐसी बात, हमने तो सिर्फ इतना कहा मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी कौन है ये? क्यों नहीं नाम ले रहे खान साहब? देखो, मिस्टर वाई या मिस्टर एक्स हो ना, वो जिन लोगों को कॉल करें, तो हम कह रहे हैं कि वो ना करें। ऐसा जो भी है, मिस्टर वाई है या एक्स है, आप ना करें। आपका काम नहीं है। अच्छा। ये काम है पाकिस्तान की अवाम को, जो है ना, वो जो वो अपना काम करना चाहती है उनको अपना काम करने दें। उनको डराना धमकाना ये आपका नहीं है, क्योंकि कौम तो अब उलट सिमत पे चल पड़ी है। आप कौम को कह रहे हैं डट के खड़े हो जाओ, फिर उनको पता नहीं है किसके सामने डट के खड़े होना, तो नाम तो ले दें नियाज़ी साहब। मतलब हमने किसी इदारे का नाम तो नहीं लिया ना। अच्छा, किस तरफ इशारा है? कौन कर रहा है आपको कॉल? देखो, हमने तो XYZ कह दिया। तो बता तो देना कौन है ये? XYZ जो भी है उसको मैसेज मिल गया। अच्छा। क्या पैसा ना करें?
XYZ तो अवाम आती किसके है, सामने डटे? अमजद अली न्याज़ी साहब, ये तो जरा वाजे कर देना, जी बताएं। किसके सामने डटे अवाम? आप कह रहे हैं अगर कॉल आएगी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, वो उन्होंने सारी एबीसी के सामने खड़े होना शुरू कर देना है अवाम ने। बता तो नहीं किसके सामने खड़े होना है हम डट तो के। कह रहे हैं कि आपको अवाम को नहीं डरना चाहिए, अवाम डर भी नहीं रही। चले। आप देखें कि अवाम के जलसों में, खान के जलसों में जो लोगों ने उठा रखे होते हैं, बैनर्स उठा रहे होते हैं, जो पम्फलेट उठा रखे होते हैं, जब वो हाथ से जो प्ले कार्ड्स उठा रहे थे, तो उनकी इबारतों को पढ़े ना। चले ठीक है, उन इबारतों में क्या लिखा है? तो पाकिस्तान की अगर अवाम उसके ऊपर बहुत सवाल अच्छी करते हैं फिर आप कहते हैं वो तो सपोर्टर्स करते हैं, वो हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। चले खैर न्याज़ी साहब, अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद जरा मैंने एमक्यूएम के मामले को भी डिस्कस करना है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की ओवरऑल सियासत के हवाले से। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के अंदर जो नाराजियां थी वो नाराजियां बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बढ़ी आगे और दोस्ती करवाने की कोशिश की। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने एमक्यूएम को बहुत सारे जो है वो दिलासे भी दिए हैं, वादे भी करके आए हैं, और वादे पूरे कितने होते हैं उसकी बात भी होती है। 2011 3 जनवरी को पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, एमक्यूएम की नाराजगी उस टाइम पर हुई। उसके बाद 20 अक्टूबर 2014 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की गवर्नमेंट से नाराजगी हुई। देन 19 जनवरी 2020 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से नाराजगी हुई। 25 दिसंबर 2020 फिर एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाराजगी हुई। 31 मार्च 2022 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ फिर दरारें पड़ना शुरू हो गई, और 18 अगस्त 2022 को अब जो इत्तेहादी हुकूमत है इसके साथ नाराजगी हुई। लेकिन अब मामलात कुछ सेटलमेंट की तरफ नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एमक्यूएम के रहनुमा और एमएनए मोहम्मद अबू बकर साहब भी मौजूद हैं। अबू बकर साहब, वादे तो हुए हैं लेकिन एक सर्टन हिस्ट्री है कि वादे होते हैं, वादे टूटते हैं, वादे होते हैं, वादे टूटते हैं। ये वाला वादा कितना पक्का नजर आ रहा है आपको? हाँ, देखें, इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम तो बार बार लोगों पे एतमाद भी करते हैं और उन पे एतबार भी करते हैं, और जाहिर सी बात है बहैसियत एक सियासी जमात के हम क्या मांगते हैं। हम एक सियासी जमात के तौर पे जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं, जो हमारे मिसिंग पर्सन हैं, या जो हमारे साथी असीर हैं, हम ये कहते हैं कि भाई उनको आप ट्रायल करें और फिर उसके अलावा इलाके में तरक्याती काम है। जैसे सिंध में माजी में आपने देखा होगा कुछ केसेस भी हमारे चल रहे हैं कि बेरोजगारी का मामला है। सिंध में एक वाज़े तौर पे 60 और 40 का एक रेशो डोमिसाइल के हवाले से बना हुआ है 1973 के कानून के मुताबिक। तो हम ये कहते हैं कि वो जो 60-40 का रेशो बना हुआ है, कम से कम उस पे जो आपका बनाया हुआ आइन है, कानून है, उस पे तो कम से कम अमल दरामद कर लें। इस वक्त अगर आप सिंध की तरफ आप नजर उठाकर देखें तो चाहे वो डीसीज हो, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे वो एसएसपी हो, आपको उस कराची शहर के रहने वाले लोकल लोग नहीं नजर आएंगे। तो यही वो हमारा शिकवा होता है कि अगर एक कम्युनिटी, एक सियासी जमात। अबू बकर साहब, आपके लिए इत्तेहादियों में वफाकी हुकूमत में बैठना बड़ा मुश्किल नहीं हो गया इस तरह से कि एक तरफ आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शिकवे शिकायतें बहुत हैं और वो हल होने का नाम नहीं ले रहे, और ये एक आधे साल की बात नहीं है, बड़े अरसे से है। दूसरी तरफ आपने वफाकी हुकूमत में वफाकी हुकूमत के साथ इत्तेहादी बनकर भी बैठना है। तो ये कैसे चल रहा है मामला और कितनी देर तक चल सकते हैं? देखें, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा माजी का तजुर्बा तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कोई ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमेशा उम्मीद के ऊपर दुनिया चलती है। और इस बार जो पीडीएम के साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हमारी हुई, तो उसमें पीपल्स पार्टी के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम किया, इस बात का इदराक करते हुए, एहसास करते हुए कि बहरहाल सिंध की हम दो सियासी जमातें हैं और दोनों अगर साथ मिलकर और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे के हक का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे का जो हक है जायज वो अगर दिया जाए, तो फिर मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कहीं पे कोई नाराजगी या खराबी या दुनिया पैदा हो। लेकिन
अभी कल ही एक मीटिंग हमारी चीफ मिनिस्टर से हुई है और वो जो पिछले दिनों 140A जो कि सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, लेकिन उस पे भी उस स्पिरिट के साथ मुज़ाकरात तो हो रहे हैं लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो कल एक पॉजिटिव साइन है और कल मीटिंग हुई और उसमें कुछ चीजों पे पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदगान बैठे थे उन्होंने एग्री किया है। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे इंशाल्लाह ताला के आगे। हमें तो पैवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख अबू बकर साहब, ये वो लेकिन ये उम्मीदें बाहर कहीं खत्म ना हो जाए। लेकिन राना एहसान साहब, अब आप लोग यूर इन अ थिक सूप राइट नाउ। एक तरफ आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी बहुत अहमियत के हामिल, एक तरफ MQM आपकी इत्तेहादी बड़ी अहमियत की हामिल, बीच में सालिस बनना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है एक ऐसे सूबे के अंदर जहां आप लोगों की प्रेजेंस ना होने के जो है वो इक्वल है। कंसिडरिंग दिस, ये राना साहब जो वादा करके आए हैं ये कितना पूरा हो सकेगा राना एहसान साहब? देखिए, जब कोalition हुकूमत होती है तो उसमें कोई ना कोई फ्रिक्शन चल रही होती है, और अगर किसी एक पार्टी के लेजिटिमेट डिमांड्स हैं और उनके लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं तो फिर ये जो लीडिंग पार्टी है जो PMLN है इस कोalition की, उसका फर्ज था कि वो सालिस इसमें बनते और अपने कोalition पार्टनर की, अगर आपस में दो पार्टनर्स की कोई फ्रिक्शन है तो उसको भी दूर करते। तो हमारे जो राना साहब ने कहा, इंशाल्लाह ताला हम उस पर पूरे उतरेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो इनके जो कंसर्न्स हैं उनको दूर किया जाए। और ये देखें, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ये भी पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी कोalition जो है वो पहली दफा है, लेकिन हम सबको साथ लेके चलेंगे और मैं समझता हूँ कि नहीं, आप तो साथ लेके चलेंगे, साथ कितना चलेंगे वो असल में सवाल है ना, कि आपके इत्तेहादी क्यों कर आपकी बात मानेंगे? देखिए, हम लोगों ने ये जो भी फैसले किए हैं अब तक मुशावरत से मिलके किए हैं फैसले, और आगे भी मुशावरत के साथ चलेंगे। और ये हकीकत है कि जो 4 वज़ीर ख़जाना और 8 FPR के चेयरमैन और इनकी कोई माशी पॉलिसी ना होना, इस मुल्क को एक खाई में डालना, उससे निकालने के लिए ये आई थी हुकूमत। और मैं समझता हूँ कि इसको मुल्क से डिफॉल्ट से बचा के उसने अपना ये रोल अदा जरूर किया है। आज बाकी जो मसाइल हैं तो दुनिया भर में मसाइल हैं और इंशाल्लाह हम उनको भी हल करेंगे। राइट, ठीक है। जनरल साहब, लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स, कंसिडरिंग ये सारी चीज़ के हमारी सियासी जमातें जितनी अभी बैठी हुई हैं हुकूमत के अंदर वो सारी बहुत मुख्तलिफ हैं, कुछ तो बिल्कुल 180 डिग्रीज हैं, कितनी देर तक ये मामला बेहतरी की तरफ जा सकेगा? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मुझे ये अच्छी तरह याद है कि इसी फोरम पे मैंने एक दफ़ा कमेंट किया था कि ये जो PDM का अलायंस है ये अननेचुरल है। सही, बिल्कुल, बिकॉज आइडियोलॉजिकली ये दोनों सारे डिफरेंट हैं। लेकिन जब भी इस तरह की परसूट होती है तो क्वेश्चन होता है गेन्स एंड स्टेक्स का, कि स्टेक्स क्या है और गेन्स क्या है। ये जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टीज़ हैं ये एक इशू के ऊपर इकट्ठी हो गई हैं। राइट, उन्हें एक पॉलिटिकल फोर्स नज़र आ रही थी पाकिस्तान में जो कि इमर्ज हो रही है और गेनिंग पावर विद एवरी पासिंग डे। अच्छा, तो उसके खिलाफ ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है इनके लिए गेन ज़्यादा बड़ा हो दैन द स्टेक्स जो कि MQM और पीपल्स पार्टी के डिफरेंसेस की वजह से कराची में है। राइट, ठीक है। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। जनरल समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमजद अली नियाज़ साहब, जाते जाते जनरल साहब ने आपकी पार्टी की तारीफ कर दिया, अब ज़रा आप भी उनके इदारे की तारीफ कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया, वाज अ प्लेजर। मोहम्मद अबू बकर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम से इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान फले फूले, आगे बढ़े और तमाम मुश्किलात को अबूर करे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।